दोस्तों अक्सर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा हो गया है तो उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या किसी फंड का अगर एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हो गया है तो उस फंड को भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ज़्यादा है, उसकी एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो फंड लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आ रहा है, अपने बेंचमार्क्स को बीट करते हुए आ रहा है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? कि ये फंड काफ़ी लंबे टाइम से ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा है जो आने वाले टाइम में बहुत मल्टी बैगर रिटर्न्स इसको जनरेट करके दे रही है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस फंड ने काफ़ी लंबे टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस फंड के बारे में देखेंगे, कैसी रिटर्न्स है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और एंड में हम देखेंगे कि क्या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड मैनेजर पे यहाँ पर हम बात करते हैं तो मिस्टर समीर इसको हैंडल कर रहे हैं, और सिंस सितंबर 2010 जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस टाइम से ये सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि जब इसका डायरेक्ट प्लान आया नहीं था, जब इसका सिर्फ रेगुलर प्लान हुआ करता था, उस टाइम से ये फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम से सेम फंड मैनेजर इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किसी भी फंड के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात होती है। वहीं दोस्तों अगर हम इनके दूसरे फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर किंजल देसाई जी इसके दूसरे फंड मैनेजर हैं, जो मई 2018 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 18,000 करोड़ के आसपास का इसका यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप फंड के एंगल से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त हो चुका है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं वो शायद कंसर्न्ड होंगे कि क्या उनको इससे निकल जाना चाहिए या नहीं निकल जाना चाहिए। इस बात का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 9% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 45% पैसा, और स्मॉल कैप कंपनीज में 44% पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये एक साइड इफेक्ट है कि अगर एक स्मॉल कैप फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इतना ज़्यादा हो जाए तो उस फंड को लार्ज कैप मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन करना पड़ जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में इतना सारा एलोकेशन किसी भी फंड के लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हालांकि ये एक स्मॉल कैप फंड है लेकिन फिर भी इसने जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें 9% एलोकेशन किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। रीजन क्या है? क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना बढ़ गया है, पैसा इतना ज्यादा आ रहा है इस फंड के पास कि इसको वो पैसा कहीं तो लगाना ही था, तो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में भी एलोकेशन बढ़ गया है। वहीं दोस्तों अगर इसके एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो हायर साइड पे दिख रहा है 1.03%। अगर आज के टाइम में आप देखेंगे जहां पर एक एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप फंड जैसे फंड्स काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं, उस ज़माने में भी ये फंड 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशो अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है ये अगर आप एक्सपेंस रेशो को देखेंगे। कैटेगरी एवरेज से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो आज के टाइम में सिर्फ 0.77% चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो ये अभी चार्ज कर रहा है अपने इन्वेस्टर से। वहीं दोस्तों अगर इसकी एग्जिट लोड पे बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो सिर्फ 8 की इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, शार्प रेशो 0.26 और टर्नओवर रेशो इसकी 32% है। कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर किया जाए तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14.38 है। दोस्तों किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है वो इतनी अच्छी एक फंड की स्टेबिलिटी दिखाता है। तो यहाँ पर निपन इंडिया काफी स्टेबल फंड दिख रहा है। वहीं दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा एक फंड की बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में ये फंड यहाँ पर थोड़ा पीछे दिख रहा है। टर्नओवर रेशो की बात करें तो टर्नओवर रेशो भी इस फंड की काफी अच्छी है, सिर्फ 32% की टर्नओवर रेशो इस फंड की चार्ज कर रहा है। टर्नओवर रेशो क्या होती है? किसी भी फंड में कितना ज्यादा बाय और सेल कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटीज को, वो एक टर्नओवर रेशो बताती है।
कम टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड कितना लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में एक कंपनी को रख रहा है, यानी कि बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव बात दिखती है कि टर्नओवर रेशो इसकी काफी कम है, सिर्फ 32% के आसपास। अब दोस्तों अगर इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर में 14%, केमिकल सेक्टर में 13%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11%, उसके अलावा एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर में भी 9 और 8% के आसपास। तो दोस्तों ये मुझे किसी भी स्मॉल कैप फंड में सबसे पॉजिटिव बात ये क्या लगती है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं होता है। जैसे कि आप लार्ज कैप कंपनीज के फंड को देखेंगे तो वहाँ पर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजरली पैसा लगता है, 40-50% पैसा फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में लग जाता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में एक अच्छा खासा एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से आप उठाकर पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंड एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज करते हुए दिख रहा है। कंपनीज की टॉप 10 दोस्तों बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने दीपक नाइट्राइट में लगाए हुए 3% के आसपास। देन उसके बाद आ जाता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें 3% इन्वेस्टमेंट है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी में भी 2.73%, उसके अलावा बिरला कॉर्पोरेशन में 2%, नवीन फ्लोरिन में 2%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, निट टेक्नोलॉजीज, रेडियो खेतान जैसी कंपनीज यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों अगर इसके टॉप 10 के पोर्टफोलियो को आप यहाँ पर देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का अच्छा खासा मिक्सचर दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ टाइम पहले स्मॉल कैप हुआ करती थी, जो अब मिड कैप कंपनीज बन गई है, जिसमें से दोस्तों दो सबसे बड़े एग्जांपल हैं दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स को तो आप देखिए दीपक नाइट्राइट को इसने 2016 में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, नवीन फ्लोरिन को 2011 में। उसके अलावा भी आप जितनी भी कंपनीज देखेंगे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है, 2018 में, 2019 में, 2012 में। तो बहुत लंबे टाइम तक कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखा जाता है, ये सबसे अच्छी बात है इसकी पोर्टफोलियो में। और अगर मैं कुछ कंपनीज का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, जैसे दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दीपक नाइट्राइट ने पिछले 5 सालों में 2700% की रिटर्न जनरेट की है। वहीं दोस्तों नवीन फ्लोरिन की अगर हम बात करते हैं 6400% की रिटर्न इसने पिछले 8-10 सालों में जनरेट करके दी है। तो दोस्तों इस फंड की ये जो खासियत मुझे दिख रही है कि ये फंड बहुत ही अच्छी एक स्टॉक पिकिंग कर रहा है काफी लंबे टाइम से। ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज इसने पिछले कई 5-10 सालों में पिक की है जो आज मिड कैप कंपनीज बन गई है। उसका इंपैक्ट इसके रिटर्न्स में दिख रहा है कि इसने इतनी अच्छी रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न्स पे बात करें तो अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 17,000 के आसपास कर दिया। 74% की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। 5 सालों में दोस्तों अगर आप बात करते हैं 5 सालों में इसने 25% की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। 31,000 इसने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए बना दिए हैं। और दोस्तों अगर आपने इस फंड में आज से 9 साल पहले इसके इंसेप्शन में 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 83,000 के आसपास बना दिया है। 700% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने रेगुलरली इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन 25% से ज्यादा की रिटर्न ये फंड जनरेट करके दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए से इस फंड में शुरुआत की होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 1,24,000 के आसपास बना दी है। 29% की रिटर्न इस फंड ने आपको एसआईपी में भी जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देख लेते हैं तो सिंस इंसेप्शन भी आपका 1,08,000 रुपए लगाया हुआ है एसआईपी में 4 लाख के आसपास हो गया। 27% की रिटर्न इसने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है एसआईपी की अगर आप बात करते हैं। वहीं दोस्तों हर फंड में ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि क्या वो फंड रेगुलरली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे पिछले कई सालों में रेगुलरली ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहा है। तो काफ़ी अच्छा फंड है। हालांकि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस बात से थोड़ा कंसर्न है कि इसकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको कई टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ कि आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट को एक पैरामीटर रखना है इन्वेस्ट करते हुए,
लेकिन उसको ओनली क्राइटेरिया नहीं बनाना है। अगर एक फंड रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो चाहे उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा भी हो गया हो, अगर वो उस एसेट अंडर मैनेजमेंट को हैंडल कर पा रहा है, अगर वो ज़्यादा पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर पा रहा है, तो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।